तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार दिस इज मी हिमानी। तो बेटा आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने कुछ सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है। हमने बोला था कि सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। अब बात करेंगे मैम सेल साइकिल। तो आज हम सेल साइकिल और हमारा सेल डिवाइड कैसे होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल हमारा डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो वो सेल डिवीजन होता कैसे, ये सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास का कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमने बात करा था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। तो हमने देखा था कि सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो हमने क्या बोला था कि सेल क्या है, हमारी बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। मैं हूँ, मैं सेल हूँ, तुम हो सेल हो, मेरा हाथ के सेल है। तो हमने क्या बोला था कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से बनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे सेल के जो सेल है हमारा वो फंक्शंस क्या करता है, फंक्शंस क्या होते हैं सेल के। तो हमने बोलते हैं सेल से क्या बनता है हमारा सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारी ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, एक पूरा सिस्टम बनता है, सिस्टम से हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को जो बनाता है वो हमारा क्या है, सेल है। फिर हमने कुछ इसके टाइप्स पढ़े थे कि टाइप्स क्या होते हैं सेल के, जिसमें हमने बोला था कुछ हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ हमारे मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होती है, जैसे हमने बैक्टीरिया बोला था। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारी सेल होती है, जैसे ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल। उसके बाद हमने बात करी थी कुछ सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में कि जो हमारा सेल है उसको फंक्शंस करने के लिए या उसके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए कुछ सेल ऑर्गेनल्स की जरूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी है उसमें कुछ ऑर्गन्स है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे ब्लड को पंप करना है उसके लिए हार्ट है, मेरे बॉडी को कंट्रोल करना है उसके लिए ब्रेन है, वैसे ही जो हमारा सेल है उसमें भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने बोला था न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो उसको पावर हाउस है जो उसको एनर्जी देने का प्रोवाइड करता है। हमने बोला था लाइसोसोम है जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, जो हमारी सेल के अंदर हाइजीन मेंटेन करके रखता है, क्लीनिनेस मेंटेन करके रखता है। फिर हमने बोला था कि हमारे कुछ राइबोसोम्स होते हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। कुछ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ जो हमारे रफ होते हैं, कुछ हमारे लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, कुछ हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो ये हमारे सारे सारे कुछ गोल्जी अपरेटस थे। उसका काम क्या था, हमारा पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। वो क्या करता है, सेल के जो भी प्रोटीन है उनकी पैकिंग करता था और आगे डिलीवर करता था उन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हमने सेल के अंदर डिस्कस कर लिया था कि सेल क्या है, उसके ऑर्गेनल्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवाइड कैसे होता है, एक सेल की साइकिल क्या होती है। जब सेल की पूरा डिवीजन होता है तो उसकी एक साइकिल चलती है। सेल ऐसे ही डिवाइड नहीं हो जाता है। जब जो भी हमारे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा था तो उन्होंने बोला था कि सेल को प्रिपेयर होना पड़ता है डिवाइड करने के लिए। तो वो डिवाइड करने के लिए किस किस फेज से गुजरता है या किस किस फेज से जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारे टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले तो हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सेल साइकिल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेस एंड एम फेस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस एंड। बेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में भी बहुत कम पूछा जाता है, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हमारी सेल डिवाइड कैसे होती है। ये जो है आपका माइटोसिस एंड मियोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके
चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कम पूछे, बट जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है एंड आपके मियोसिस में क्या होता है, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कैसे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सेल साइकिल क्या होती है। अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इनेबल करती है लाइफ को ग्रो, हील एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल। अब हमने बोला कि मैम सेल डिवाइड क्यों हो रही है, क्या जरूरत है सेल को डिवाइड होने की। तो सेल डिवाइड क्यों होती है, ताकि हमारी ग्रोथ हो। अगर सेल एक ही रहेगी तो क्या हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ग्रो कर पाएंगे, नहीं। अगर मेरी यहाँ पे चोट लग गई मेरे हाथ में, तो मेरी तो सेल डेड हो गई, तो मेरे पास नई सेल तो नहीं आएंगी, तो क्या मेरा वो ऑर्गन दोबारा से हील हो पाएगा, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी, नहीं। हमने देखा कि कभी किसी पर्सन को वुंड होता है या फिर उसको फ्रैक्चर होता है, तो 1 महीना या 2 महीने बाद वो हील हो जाता है। कैसे हील हो जाता है, क्योंकि वहां पे न्यू सेल बन जाती है, वहां पे सेल डिवाइड हो जाती है, सेल अपना दूसरा फोटोकॉपी बना लेती है, दूसरा सेल को प्रोड्यूस कर लेती है, इसलिए वो रिकवर कर जाता है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो रिकवरी के लिए होती हैं, जो ग्रो करने के लिए होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो रिप्रोड्यूस करवाती है, जो दूसरा ऑर्गन बनाती है। जैसे हमने बोला कि एक पेरेंट सेल है, उसने रिप्रोड्यूस किया, एक बच्चा बनाया, तो वो क्या है, कुछ रिप्रोडक्टिव सेल होती है, कुछ किसके लिए होती है, कुछ लाइफ की ग्रोथ करने के लिए होती है। कि अगर हमारे हाथ में कोई वुंड हो गया, जैसे हम मेरे हाथ में लगती है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो हील हो जाता है, वहाँ पे न्यू सेल बन जाती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल होती है जो कभी डिवाइड ही नहीं होती, जैसे हमारे न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं होती, जितनी आपको मिली है जब आपका बॉर्न हुआ था उतनी ही रहती है। पर कुछ सेल ऐसी होती हैं जो डिवाइड करती हैं, जो डिवाइड करती हैं, अगर डेड सेल डेड हो गई है तो वो डिवाइड करेंगे, एक सेल से दूसरी सेल बन जाएगी। तो सेल का डिवाइड होना इसलिए जरूरी है ताकि क्या हो सके, लाइफ को ग्रो कर सके, हील हो सके एंड रिप्रोड्यूस हो सके चीजें, ठीक है, ताकि चीजें हमारी क्या हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगी। हमने क्या बोला कि सेल साइकिल क्या है, एक ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट है। अ सेल अंडरगोज टू ग्रो एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। Okay, this precisely regulate process ensure genetic material and accuracy copied and distributed। सेल साइकिल क्या है, एक इवेंट ऑफ सीरीज होती है, एक सीरीज की इवेंट है जिसमें हमारा सेल क्या करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है टू डॉटर सेल में। अब टू डॉटर सेल कैसे होगी, मानो हमारा ये एक सेल था, ये मेरा एक सेल है, इससे क्या होगा, टू डॉटर सेल बनेगी ये। अब ये जो टू डॉटर सेल बन रही है ये इसी की कॉपी बनेगी, सेम। ये जो हमारा एक सेल है ये इसी की कॉपी बनेगी, सेम दो डॉटर सेल बनवाता है ये। तो दो डॉटर सेल इससे बनती है, दो डॉटर सेल। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी 46 और 46 होंगी, तो ये दो में डिवाइड होता है। यहाँ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। जो भी हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमारा माइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में हमारा सेल ग्रो होके टू डॉटर सेल बनाते हैं, सेम अपनी फोटोकॉपी। जैसे हमने बोला कि मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया कि इसकी फोटोकॉपी निकाल दो, क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे, नहीं चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे भी क्या करता है, माइटोसिस में सेल अपनी ही एक फोटोकॉपी बनाता है, अपनी ही फोटोकॉपी बनाएगा। लाइक अगर मेरे इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो जब वो डिवाइड होगा तो सेम 46 क्रोमोसोम में ही डिवाइड होगा, तो इसके पास भी सेम होंगे, इसके पास भी सेम होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस में हमेशा क्या होता है, डुप्लीकेट बनता है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम नंबर में रहते हैं, सेम नंबर में डिवाइड होंगे, क्रोमोसोम का नंबर रिडक्शन नहीं होता, सेम ही रहता है। बट अगर मियोसिस है, मियोसिस में क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसका नंबर रिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी 4 डॉटर सेल बनेंगी। यहाँ पे इसको हम हमेशा 2n बोलते हैं, क्योंकि 2 बनी है तो 2n से बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, अगर हम बात करते हैं मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अगर मैं बात करती हूँ मियोसिस की, कि मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस में क्या होता है, एक आपका ये सेल है, ठीक है, इससे 2 डॉटर सेल बनी। अब ये डॉटर सेल क्या करेंगे, 4 में डिवाइड हो जाएंगे।
देखो यहाँ पे 4 डिवीजन होता है, मतलब सेल 4 में डिवाइड होती है, 4 डॉटर सेल बनेगी हमारी। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होके 23 23 23 23, इनका जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। वहां पे सेम नंबर था, वहां पे जो नंबर था क्रोमोसोम्स का वो सेम था, बट यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हाफ हो जाएगा, और 46 से 23 होंगे। कभी भी तुमने देखा होगा जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, स्पर्म के पास कितना है 46 है, ओवा के पास कितना है हमारा 46 है, बट जब वो डिवाइड होते हैं तो 23 में होते हैं। ठीक है, 23 उसके आते हैं, 23 उसके आते हैं, तब एक 46 बनता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना क्रोमोसोम्स का नंबर कम कर देते हैं। तो ये सेल हमेशा मियोसिस किस में होता है, हमेशा रिप्रोडक्शन में होता है। जब भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन की सेल होती है हमारी कौन सी, मियोसिस। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए होती है, कब हमारा स्पर्म है, लाइक हमारे स्पर्म सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुई, उसके बाद ये हमारा ओवम है, तो यहाँ से आई तो 2 सेल हमारे बने, तो ये क्या करता है 46 23 मिलके क्या बनाते हैं, एक हमारा 46 बनाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, एक सेल बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद ही हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। बट अगर हम अभी जो हम बात कर रहे हैं वो माइटोसिस की बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस में क्या होता है, हमेशा हमारी डिप्लॉइड सेल बनेगी, मतलब 2 सेल बनेगी, फोटोकॉपी बनेगी, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा। अगर आपसे मायोसिस और माइटोसिस के बारे में पूछते हैं तो आपने क्या बोला है, मायोसिस में हमारी 4 सेल में डिवाइड होता है, पर जो हमारा माइटोसिस है वो हमेशा 2 सेल में खुद की सेम सेल बनाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर भी हमारा सेम रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है इसमें। अगर हम बात करते हैं, दिस फंडामेंटल मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर, किस किस चीज के लिए एसेंशियल है, जैसे मैंने बताया था अभी कि ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जो मैं हूँ, मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर बेबी बॉर्न होगा तो उसमें तो उतनी ही सेल रहेंगी, तो उसके जो उसके ऑर्गन्स है उसका ग्रोथ कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो जब सेल डिवाइड होती है तो वो उस ऑर्गन को डेवलप करती है। तो ये किस चीज के लिए हमारा नेसेसरी है, किस चीज के लिए एसेंशियल है, ताकि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है, टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन, टिश्यू का रिपेयर हो सके और रीजनरेशन हो सके। टिश्यू का रिपेयर कैसे, अगर मेरे को यहाँ पे चोट लग गई तो जब न्यू सेल बनेंगी तभी तो वो रीजनरेट होगा, तभी तो टिश्यू रिपेयर होगा। तो टिश्यू के रिपेयर और रीजनरेट के लिए भी हमारा कौन हेल्पफुल होता है, हमारा सेल डिवीजन। फिर हमने बात करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल स्केल्ड ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, हमारे माइटोसिस में, जिसमें हमारी सिंगल सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, ये मेंटेन करता है सेल की पॉपुलेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि हमने मल्टी सेलुलर में क्या बोला, जिसमें मल्टीपल सेल हैं। अगर सेल की डेथ होती रही तो क्या उसमें मल्टीपल सेल रहेंगे, नहीं रहेंगे। जैसे हमारे जो न्यूरॉन है वो जितने हमें मिलते हैं उतने ही रहते हैं, उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, तो वो उतने ही हैं। वो हमें मिलियंस और बिलियंस हमें बचपन में ही मिल जाते हैं, उसके बाद उनका कोई डिवीजन नहीं होता। बट बाकी की जो सेल है वो डिवाइड करती हैं, सेल मरती है सेल डिवाइड करती है, सेल मरती है सेल डिवाइड करती है। तो वो जो मल्टी हमारा सेलुलर है उसकी पॉपुलेशन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, कौन, हमारा सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन मतलब सेल का एक सेल से दूसरे सेल में चले जाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सिंगल सेल है, इसका डिवाइड हो जाना 2 में। ठीक है, ये हमारी सिंगल सेल है, इसका डिवाइड कर जाना 2 सेल में। इसको जैसे 46 हो गया, यहाँ पे भी 46 हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, सेल का डिवाइड हो जाना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 2 मेन साइकिल्स होती है हमारी सेल डिवीजन में, 2 मेन साइकिल्स पे काम करता है। सबसे पहला हमारा आता है इंटरफेस और दूसरा हमारा आता है माइटोटिक फेज, जो हमें एम फेज, जिसको हम एग्जाम में एम फेज के नाम से भी आता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, माइटोटिक फेज। पहला आता है आपका इंटरफेस, दूसरा आता है आपका माइटोटिक फेज। अब इनको समझेंगे कैसे। जो इंटरफेस होता है वो सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, सेल साइकिल का 90 to 95% इंटरफेस ही होता है। अब आपको समझना कैसे है, इस फेज पे क्या करती है, सेल प्रिपेयर होती है, सेल प्रिपरेशन करती है डिवाइड होने के लिए। अब डिवाइड तो वो कितने में हो जाती है, 24 घंटे में हो जाती है, मतलब जो सेल हमारी जो डिवाइड है वो 1 आवर में हो जाएगी। उसको प्रिपेयर करने के लिए 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, पर उसको डिवाइड होने के लिए, उसको अगर
प्रिपेयर होने के लिए 24 घंटे लग रहे हैं, तो 23 घंटे में उसकी प्रिपरेशन होगी, 1 घंटे पे वो डिवाइड हो जाएगी। तो एम फेज में हमारी जो सेल है वो डिवाइड होती है, तो वो हमारा 5 से 10% ही होता है। अगर इसमें सेल क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। अगर 24 घंटे किसी सेल को डिवाइड होने में लग रहा है, 24 आवर्स किसी को डिवाइड होने में लग रहा है, तो 23 आवर्स तो हमारे किसके हो गए, इस फेज के हो गए, और 1 आवर किसके हो गए, हमारे इस वाले फेज के हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से सेल हमारी डिवाइड होती है। तो इंटरफेस को मैं एग्जाम्पल से अगर समझाऊं कि आप 6 महीने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एग्जाम तो आपका एक ही दिन होगा, एग्जाम आपका रोज तो नहीं होगा, तो जो एग्जाम वाला दिन है वो आपका माइटोटिक फेज है। इंटरफेस जो आप 6 महीने पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 महीने पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करें ना। अगर आपका एग्जाम ही नहीं होता क्या पढ़ते, अगर डिवाइड ही नहीं होना होता क्या वो प्रिपरेशन करता, नहीं। जब डिवाइड ही नहीं होना तो मैं क्यों प्रिपरेशन करूँ, नहीं प्रिपरेशन करूंगा। जब एग्जाम ही नहीं होना तो मैं क्यों प्रिपरेशन करूँ, मैं एग्जाम प्रिपरेशन नहीं करूंगा। तो इंटरफेस क्या है, जहाँ पे सेल पूरी प्रिपरेशन करता है डिवाइड होने की। भी हम पढ़ेंगे इंटरफेस में कैसे कैसे वो प्रिपेयर हो रहा है। बट इंटरफेस को हमेशा याद रखना, जो हमारा मोस्ट ऑफ साइकिल का पार्ट होता है वो हमारा इंटरफेस ही होता है। इंटरफेस में क्या होता है, द सेल ग्रो करती है, परफॉर्म करती है, नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, एंड मेटिकुलसली डुप्लीकेट इट्स डीएनए। दिस इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट। अभी हम पढ़ेंगे ये फर्दर डिवाइड होता है 3 फेजेस में। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा डीएनए डिवाइड होता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के वो डिवाइड होते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे हो जाती है, इंटरफेस पे हो जाती है, एम फेस में। एम फेस को जिसको हम माइटोटिक फेस भी कहते हैं, इसमें सिर्फ सेल का डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, आपने 5 महीने पढ़ा, अब जाके एग्जाम दे के आ गए, बस 3 घंटे में आपका एग्जाम हुआ खत्म, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो हमारा जो इंटरफेस होता है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो इंटरफेस होता है वो फर्दर 3 फेज पे डिवाइड होता है, जिसको हम G1 कहते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है G1, आगे पढ़ो बताऊंगी अभी मैं। फिर होता है एस फेज, फिर होता है हमारा G2 फेज। ठीक है, अगर हमने क्या बोला, जो हमारा सेल साइकिल है वो 2 फेज में डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है इंटरफेस, मोस्टली जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। जब जो हमारे साइंटिस्ट थे वो देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो उनको लगता था कि सेल हमारी रेस्टिंग पे है, तो इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। बट यहाँ पे काम होता है, बट उनको लगा कि यहाँ पे क्या है, रेस्टिंग फेज है। कभी कभी हम बोल देते हैं ना कि 5 महीने तो आपको रेस्ट ही करना है, एग्जाम तो एक दिन देना है। ये आपका एम फेज होता है। एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज। ठीक है, यहाँ पे आपका 90, यहाँ पे आपका 5 to 10% ही होता है साइकिल का। जो 5 to 10% पार्ट है वही होगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, 90 to 95%। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बोला, जो हमारा इंटरफेस है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 फेज पे, जिसको हम G1 फेज बोलते हैं। G1 मतलब गैप 1। ठीक है, एस फेज बोलते हैं, एस मतलब सिंथेसिस फेज, जहाँ पे सिंथेसिस होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। फिर आता है आपका G2 फेज। G2 मतलब क्या होता है, गैप 2। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये भी हमारा जो माइटोटिक फेस है वो भी फर्दर डिवाइड होता है। एनाफेज, प्रोफेज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने क्या बोला, जो इंटरफेस है वो फर्दर डिवाइड होगा G1 में, S1 S में, और G2 में। G1 मतलब गैप 1, S मतलब सिंथेसिस फेस, और G2 मतलब गैप 2। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। तो हम बात करते हैं अगर G1 फेज की। G1 फेज क्या है, गैप 1। ठीक है, G1 को हम क्या बोल रहे हैं, गैप 1। Cell grows in size and synthesize protein. This first gap phase is when the cell perform its normal function. Cell can enter G node phase. ठीक है, and from here if condition are not favorable for division. ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो सेल है वो साइज में बढ़ता है। जो सेल का साइज है वो बढ़ता है। लाइक हमने क्या बोला कि हमारी कोई साइज, हमारी सेल कोई सेल थी इतनी। ठीक है, अब इस फेज में क्या होगा, जो हमारी सेल का साइज है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से सेल का साइज बढ़ जाएगा। सेल का साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सेल की ऑर्गेनल्स पे डिवाइड करेंगे।
सेल अपना नॉर्मल फंक्शन करेगा जो सेल है, बट जो सेल का साइज है वो हमारा बढ़ने लग जाएगा। अगर हमारी सेल इस साइज की थी तो हमारी सेल इस तरीके से ग्रो करने लग जाएगी, किसमें, G1 में। बट G1 के बाद एक और फेस आता है जिसको हम G नोड फेस बोलते हैं। हमने क्या बोला कि कुछ सेल ऐसी होती है हमारी बॉडी में जिनको डिवाइड नहीं होना होता है, जैसे न्यूरॉन सेल है, वो डिवाइड नहीं होती है, तो वो आगे की जो साइकिल है उसमें अपना पार्ट नहीं लेंगी, वो एस फेज में कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उनको डिवाइड नहीं होना है। तो वो डायरेक्टली कहाँ चल जाती हैं, जी नोड फेज में चल जाती हैं, और वो लाइफ टाइम जब तक हम रहेंगे तब तक वो सेल हमारी जी नोड में ही रहती है, वो डिवाइड नहीं होती है। अगर उनका फेवरेबल नहीं है, जो सेल डिवाइड होना है वो तो फर्दर एस फेज में चले जाएंगे। बट जो हमारी ऐसी सेल होती है जिनको डिवाइड नहीं होना था, जैसे हमारी कौन सी है, न्यूरॉन सेल। अगर हम बात करें कि जी नोड में हमारी कौन सी जाती है, तो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, ठीक है, कुछ हमारी हार्ट की सेल्स भी होती हैं, वो हमारी कहाँ चली जाती है, जी नोड फेज में चली जाती है, जहाँ पे डिवीजन नहीं होता है। तो हमने क्या बोला, गैप 1 में क्या हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। जो हमारी सेल है वो पहले छोटी थी, अब उसका साइज बढ़ गया है, ठीक है, गैप 1 में याद रखना। उसके बाद हमने क्या बोला, एस फेज क्या है, एस फेज जहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। जो हमारा डीएनए है मीन्स जो हमारा क्रोमोसोम्स है, इसको हम क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, डीएनए का भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस का भी कह सकते हैं। तीनों में कोई भी आपको नाम आए, ये यहीं पे होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन क्रिएट आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, मानो ये हमारा, वैसे भी हम अगर क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो अगर ये हमारा ऐसे क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम है, तो हमारे जो क्रोमोसोम्स है पहले वो ऐसे ही पड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, इस तरीके से। तो हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट होने लगता है, रेप्लिकेट। जैसे अगर मेरा एक क्रोमोसोम था इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम था, ये यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड होने लग जाएगा। अभी जो है ये अटैच रहेगा सेंट्रोसोम से, मतलब 46 नंबर ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 46 होके 92 हो जाएंगे। अगर इसके 46 हैं तो 46 ही रहेंगे, यहाँ पे 46 ही नंबर है क्रोमोसोम्स के, बट वो डिवाइड हो गया उसके नंबर, क्योंकि वो अटैच अभी भी सेंट्रोसोम से ही है, यहाँ पे सेंट्रोसोम ही है, वो अटैच इसी से है अभी, बस अभी क्रोमोसोम्स डबल हुए हैं, उनके नंबर डबल नहीं हुए। अभी ऐसा नहीं कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पे थे तो सेल में 46 भी यहाँ पे आ जाएंगे, 46 नहीं आएंगे, वहां पे 0 ही नंबर रहेगा क्रोमोसोम्स का, बस वो क्या हो जाएगा, हमारा डुप्लीकेट होने लग जाएगा। किस फेज में होता है ये, एस फेज में, एस फेज में होता है। एस फेज में हमने क्या बोला, जो हमारा क्रोमोसोम्स है, इसको अगर आप बोलते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए कह लो, अगर आप बोलते हैं क्रोमोसोम्स का हो रहा है, क्रोमोसोम्स कह लो, अगर आप न्यूक्लियस का कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह लो, तीनों नाम में से किसी भी नाम को बोल लो। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एक क्रोमोसोम्स अगर इस तरीके था, ये तो मैंने फिर भी ठीक बना दिया, क्रोमोसोम्स कभी भी ऐसे नहीं रहते हैं। अगर हम स्टार्टिंग ऐसे, तो वो कब बनते हैं, जब वो एनाफेज में पहुंचते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पहले हमारे क्रोमोसोम्स इस तरीके से, जिनको हमने जब पढ़ा था ना, क्रोमेटिन बोलते हैं जिनको, इस तरीके से, तो ये अपने दो डॉटर सेल, हमने बोला ना दो सिस्टर बना लेते हैं, एक सिस्टर तो अपनी ही जैसी एक सिस्टर बना लेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर सेल। तो वो क्या करती है, अपनी ही जैसी एक सिस्टर सेल बना लेती है। सेम एक क्रोमोसोम था इस तरीके से, अगर मैं बताऊं, एक क्रोमोसोम था इस तरीके से था, यहाँ पे उसका सेंट्रोसोम था, तो इस तरीके से एक और को बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, कहाँ पे होता है, एस फेज में, ठीक है, एस फेज पे हमने बोला। तो आइडेंटिकली अपना ही एक आइडेंटिकल सिस्टर ये बना लेती है, ठीक है, genome with remarkable accuracy ensuring each daughter cell will receive an identical set of genes, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं G2 फेज पे क्या होता है, G2 फेज पे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट एंड द सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। दिस सेकंड गैप phase involve quality control mechanism that ensure DNA was properly replicated before allowing mitosis to be begin, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनल्स, अब हमने बोला ऑर्गेनल्स भी तो हमारे डुप्लीकेट होते हैं ना, एक राइबोसोम्स है तो दूसरा राइबोसोम्स बनेगा सेल में, एक हमारे गोल्गी अपरेटस है तो दूसरा बनेगा, राइबोसोम्स बनेगा, सब कुछ डुप्लीकेट होगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे G2 फेज पे जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी क्या होता है, हमारा जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाती है माइटोसिस के लिए, तो उससे पहले हमने देखना होता है कि जो हमारा डीएनए है वो डुप्लीकेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में जाने से पहले हमारा जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होना जरूरी है। जब हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है तब हमारी माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
मीन्स आपके 5 महीने हो गए, ऐसा तो नहीं कि 1 महीने आपने बोला कि मुझे सब कुछ आ गया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, चलो अब मैं सीधा एग्जाम दे के नहीं, उसका पूरा प्रोसेस होगा ना, सब कुछ होगा, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपको सारी चीजें, आपके ऑर्गेनल डेवलप होंगे, ऑर्गेनल डुप्लीकेट होंगे, सब कुछ डुप्लीकेट होगा, उसके बाद ही हमारा जो हमारा माइटोटिक फेस है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जीवन में हमारा क्या हो रहा है, सेल का साइज ग्रो हो रहा है, सेल बड़ी हो रही है। मैं अगर इसको लिखूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो हमने क्या बोला, जैसे मेरा जीवन फेस है, ये मेरा जीवन फेस है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज। मीन्स अगर मेरी सेल ये थी तो मेरी सेल ये हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने एस फेस की, तो एस फेस में क्या हो रहा है, हमारा जो डीएनए है उसका duplication। मीन्स अगर मैंने बोला कि मेरा क्रोमोसोम्स इस तरीके से था, यहाँ पे इसका सेंट्रोसोम था, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नंबर डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ क्रोमोसोम्स होगा, ये ध्यान रखना है। फिर हमने बोला G2 फेस है, G2 फेस में क्या होता है, हमारे जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड सेल प्रिपेयर फॉर माइटोटिक फेस। मीन्स एम फेस, सेल किसके लिए प्रिपेयर हो जाती है, एम फेस के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेस। ठीक है, क्लियर हो गया, तीनों फेस क्लियर हो गए कि जीवन में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है, और G2 में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या बोला कि यहाँ तक हो गया, अब हमने बोला कि हमारा माइटोटिक स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम्स हो गए, तो सब इसमें हमारी कुछ जो होती है 4 फेस आती है, जिसको हम प्रो फेस कहते हैं, मेटा फेस कहते हैं, एनाफेस कहते हैं, टीलोफेस कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रो पी हो गया, ठीक है, उसके बाद एम हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका टी हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरी कि ये सेल है ना, तो उसमें क्रोमोसोम इस तरीके से पड़े होते हैं, क्रोमोसोम बिल्कुल भी सिस्टमिक नहीं होते, इसको हम क्रोमेटिन बोल रहे थे जब हमने बोला था, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिन बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे सेल का जो क्रोमोसोम्स है बिकम विजिबल, वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन एंड स्पिंडल फाइबर फ्रॉम दी सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ हमारे प्रोफेस में क्या होता है, मानो आपका ये सेल है, के अंदर एक न्यूक्लियस है, पहले हमारा सेल इस तरीके से था, ये इस तरीके से पड़े थे हमारे जो भी। अब ये वाला सेल पहले था जब माइटोटिक में नहीं हुआ, जब वो माइटोटिक में होता है तब क्या होता है हमारे सेल का, मानो ये आपका एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर आपका इस तरीके से न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस तरीके से, उसमें एक एनवेलप प्रेजेंट होता है। जो ये एनवेलप होता है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट, ये जो एनवेलप है, अब माइटोटिक फेज का जो प्रो फेज होगा वहां पे क्या होगा, ये जो हमारा न्यूक्लियस का एनवेलप है, न्यूक्लियस का एनवेलप जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, कंडेंस, मतलब इस तरीके से हमें कुछ दिखने लग जाएंगे, ये ऐसे दिखने लग जाएंगे। पहले हमारे क्रोमोसोम्स इस तरीके से दिखते हैं, वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होते। बट क्या होता है, जब भी वो एनाफेज में पहुंचता है, तो एक तो हमारा जो न्यूक्लियस का एनवेलप है, जो न्यूक्लियस के बाहर का साइड है, जहाँ पे हमने बोला था कि पासेस होता है चीजों का, उसका ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, इस तरीके से वो ब्रेक होने लग जाएगी। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होने लग जाएंगे। कौन से फेस में हो रहा है ये हमेशा हमारा याद रखना, ये हमारा कौन से फेस में होता है, हमारा प्रो फेस में।
अगर आपको प्रोफेज में बोलते हैं तो प्रोफेज में आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होने लग जाएंगे, मीन्स हमें विजिबल होने लग जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। दूसरा जो हमारा न्यूक्लियस है, जो उसका एनवेलप है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा अभी, तो वो जो एनवेलप है ना वो ब्रेक होगा तभी तो वो डिवाइड होगा। तो वो क्या होगा, डिवाइड होना के लिए पहले ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे, हमारे प्रोफेज में। आगे हम बात करते हैं कि हमारा मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेल्स इक्वेटर, मेटाफेज प्लेट, each chromosomes attached to spindle fiber from opposite poles via centromere creating the character lineup। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो हमारे सेंट्रोसोम से अटैच थे, तो वो इस तरीके से लाइनअप करने लग जाते हैं। लाइक अगर मेरा ये सेंट्रोसोम है तो अपोजिट साइड को इस तरीके से ना सारे वो हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स क्या होने लग जाएंगे सेल के अंदर, इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। ये इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, कहाँ पे, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या होते हैं, जो हमारे सेल हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं कि अपोजिट साइड में बीच में हमारा सेंट्रोसोम आएगा जो मिडल पार्ट है। तो हमारे सेल के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, कहाँ पे, जब भी हमारी सेल कहाँ पहुंचती है, मेटाफेज पे पहुंचती है। हम बात करते हैं एनाफेज की, जो सिस्टर क्रोमोडिन्स हैं वो सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। This synchronized movement is one of the most visibly dramatic moments in cell biologically as the chromosomes appear to be pulled apart। अब हमने क्या बोला, ये जो दोनों अटैच हुए ना, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स अटैच हुए, अब ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब ये 46 हो जाएंगे। पहले दोनों क्या थे, सेंट्रोसोम से अटैच थे तरीके से, अब ये क्या हो जाएंगे, एक इस तरीके से बन जाएगा, एक इस तरीके से बन जाएगा, ये अलग अलग, इनका अलग अलग सेंट्रोसोम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दोनों सेपरेट कहाँ पे होते हैं हमारे, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे दोनों क्रोमोसोम्स हैं जो सिस्टर्स हैं वो सेपरेट कहाँ पे होंगे, क्योंकि अभी वो क्रोमोसोम से एकदम अटैच थी ना बीच में, तो अभी वो डिवाइड हो जाते, तो कहाँ पे हो जाते हैं, हमारे एनाफेज में। मैंने बताया था एनाफेज में बताऊंगी, जहाँ पे एक तो पूरे अच्छी तरीके से विजिबल हो जाते हैं, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स दिखते हैं उस तरीके से विजिबल हो जाते हैं। दूसरा वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा, हमारा एनाफेज पे। उसके बाद अगर हम टीलोफेज में बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म क्रोमोसोम्स कौन, द स्पाइंडल जिस्टिमल एज द सेल प्रिपेयर फॉर द फाइनल स्टेप टू फिजियोलॉजिकल सेपरेटिंग इनटू टू सेल्स। अब टीलोफेज में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो रिपेयर होने लगेगा, क्योंकि अब हमारी सेल के क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, तो अब हमारी दो सेल्स बनेंगी। तो टीलोफेज में क्या होगा, वो रिपेयर होगा और हमारी सेल क्या हो जाएगी, पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, किसके लिए, वो सेल को डिवाइड करने के लिए। तो हमने क्या बोला, टीलोफेज में क्या होता है, जो हमारे सेल का न्यूक्लियर का एनवेलप था, ठीक है, ये जो हमने एनवेलप बनाया था, ठीक है, ये वाला जो एनवेलप बनाया था ये क्योंकि ब्रेक हो रहा था, अब टीलोफेज में क्या होगा, ये एनवेलप क्या होगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, दोबारा से रिपेयर हो जाएगा और हमारी सेल प्रिपेयर हो जाएगी किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। अब वो सेल डिवाइड होने के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाएगी। तो सेल जो डिवाइड होती है एनाफेज पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेल की जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट कहाँ पे होते हैं, वो एनाफेज में होते हैं और हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स है पहले हमें बहुत थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है, जब मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब मैं बता रही थी आपको एस फेज में, तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये आपकी सेल है ना, तो इस तरीके से पड़े होते हैं, बहुत कम विजिबल होते हैं, इस तरीके से रहते हैं। बट एनाफेज पे जैसे हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे ही हमें विजिबल होने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम इस सेल्स की सेल साइकिल को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने क्या बोला, लास्ट जब होता है ना हमारा, यहाँ तक हो गया, हमारा टेलोफेज तक हो गया, जो लास्ट फेज आती है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमारी सेल फाइनली डिवाइड हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म है, मीन्स मेरी सेल पहले इस तरीके से अटैच थी, ये ऐसी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में हमारी जो सेल होती है, एक सेल ये बन जाती है, एक सेल ये बन जाती है, तो मेरा साइटोप्लाज्म है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का कहाँ पे होता है, हमारा साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये मेरा कहाँ पे हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना। जो मेरे सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, एक से दो बन जाता है, तो मेरी सेल फाइनली डिवाइड कहाँ पे हो जाती है, साइटोकाइनेसिस में।
साइटोकाइनेसिस में मेरी 2 सेल बन जाती है, क्योंकि इस तरीके से पहले जो मेरा टेलोफेज है, टेलोफेज में सेल इस तरीके से रहती है, ये दिख रही है ना, ऐसे रहती है सेल। सेल इस तरीके से रहती है। यहाँ पे जो मेरा सेल का न्यूक्लियस का जो एनवेलप है वो फिर से रिपेयर होने लग जाता है, क्योंकि सेल को अब डिवाइड होना है। तो सेल जैसे ही साइटोकाइनेसिस में पहुंचती है तो सेल अपनी एक सेल बन जाती है, दूसरी एक और फोटोकॉपी बनेगी, सेम सेल बनेगी, क्योंकि ऑर्गेनल भी सेम डिवाइड हुए हैं, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ है, तो सेम सेल दूसरी बन जाती है। तो ये सारी क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा सारा क्या है, इंटरफेस। सबसे ज्यादा हमारा कौन सा होता है, इंटरफेस। ये हमारी पूरी सेल साइकिल थी, इस तरीके से साइकिल काम करती है। ये इंटरफेस है। इंटरफेस पे हमने सबसे बोला था हमारा जीवन फेस आता है। जीवन फेस पे क्या होता है, हमारे सेल का जो साइज है वो बढ़ने लगता है, जो हमारी सेल है वो साइज में बढ़ने लगती है। उसके बाद क्या होता है, जिन सेल को डिवाइड नहीं होना होता है, कुछ हमारी बॉडी में ऐसी सेल होती है जो डिवाइड नहीं होती है, जो लाइफ टाइम के लिए कहाँ जी नोट फेस में चले जाती है, जो कभी भी डिवाइड नहीं होती है, वो उसके बाद वहीं रहती है पूरे लाइफ टाइम के लिए। और जिनको पार्टिसिपेट करना होता है वो सीधा कहाँ चले जाएंगे, एस फेस में चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेस बोलते हैं। सिंथेसिस फेस में क्या होता है, हमारा एक तो सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन्स की नीड होती है हमारी सेल को डिवाइड करने के लिए। और दूसरा हमारा क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन। हमने सबसे ज्यादा याद करना है, डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है। अगर आपको क्रोमोसोम्स का बोलते हैं कि हमारी जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाती, बट क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। ये दिमाग में रहना, क्रोमोसोम्स 46 ही रहेंगे, क्योंकि वो सेंट्रोसोम से अटैच रहते हैं। सिर्फ जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो दूसरा बन जाएगा, क्रोमेटिन दूसरा बन जाएगा, क्रोमेटिन हमारा दूसरा बन जाता है। नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होते। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि मैम 46 से 92 हो जाएंगे, 92 नहीं रहेंगे, सेम नंबर रहेंगे, क्योंकि वो अटैच तो हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम G2 की बात करते हैं, तो जो हमारे सेल के ऑर्गेनल हैं वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, हमारी सेल प्रिपेयर होती है किसके लिए, फाइनली माइटोटिक के लिए। माइटोटिक के लिए हमारी सेल प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पे, हमारे G2 फेस में, जिसको हम गैप 1 भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी फेस आता है, एक हमारा प्रो फेस आता है। यहाँ पे प्रो फेस नहीं है। प्रो फेस पे हमारा क्या होता है, जो हमारी सेल है, सेल के क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना, मतलब हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक पहले वो ऐसे ऐसे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था इस तरीके से, तो अब वो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा इस तरीके से वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बोला, फिर हमारे सेल क्या होंगे, हमें दिखने लग जाएंगे। प्रोफेस, ये है आपकी प्रोफेस। ठीक है। प्रोफेस में ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारे इस तरीके से सेल क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमने क्या बोला, ये इस फिर मेटाफेज जब आता है, तो हमारे जो न्यूक्लियर एनवेलप हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो भी डिवाइड होना, वो भी क्या करते हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे होते हैं हमारे मेटाफेज पे, तो यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो और दिखने लग जाते हैं। एनाफेज पे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जो सिस्टर हैं, ये देखो इस तरीके से वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है। ये फाइनली अब सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज पे क्या होते हैं, अब ये डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लियस का एनवेलप है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। एंड साइटोकाइनेसिस में फाइनली क्या होता है, हमारे सेल का डिवीजन हो जाता है। मीन्स हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, तो हमारे अलग अलग सेल बन जाते हैं। तो ये सब क्या था आपका, इस तरीके से आपका सेल डिवीजन होता है। इस तरीके से ये क्या थी आपकी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि G1 जो फेस है वो किसको फॉलो कर रही है। जैसे आपको एग्जाम्पल, जैसे आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आ गए कि G1 फॉलोज एस फेस, इट्स ट्रू और फॉल। तो ये क्या है, फॉल है। G1 एस को थोड़ी फॉलो करती है, एस जो फेस है वो किसको फॉलो कर रहा है, G1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे इंटरफेस का सबसे पहला फेस कौन सा है, तो G1 आएगा। और आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर हम माइटोटिक की बात करते हैं तो पहला फेस कौन सा आता है, तो आप इसकी सीरीज पूछी जाएगी आपको कि प्रो फेस पहले आता है, मेटा फेस आता है, एना फेस आता है, टीलो फेस आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपकी 2 सेल्स बन जाती है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। कहाँ पे बन रही है, आपकी साइटोकाइनेसिस में, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट आपका सेल साइकिल, की सेल साइकिल कैसे चलती है, सेल डिवीजन कैसे होता है, एक सेल का दूसरा सेल में कैसे डिवाइड होता है। कि हमने बोला माइटोटिक होता है, मियोसिस तो आप रिप्रोडक्शन में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारा सेल साइकिल था, हमारी जो पोर्शन है उसमें सेल साइकिल को पढ़ना था। एंड माइटोटिक एंड मियोसिस के मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में बता दिया कि माइटोटिक क्या होता है, जब हमारे सेम डॉटर सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है। मियोसिस क्या होता है, जब हमारी 4 डॉटर सेल बनती है।
4 में डिवाइड होता है, और जब इसके क्रोमोसोम्स के नंबर भी क्या हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स तो आप पढ़ के आएंगे जब अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं इसमें। और दूसरा क्या है, जो हमारी मियोसिस है वो रिप्रोडक्शन के लिए होती है, जो हमारी माइटोटिक है वो स्पेशली हमारे वुंड को हील करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए, इन सब के लिए होती है हमारे माइटोटिक सेल। ठीक है, ये पूरी हमारी सेल साइकिल थी कि सेल कैसे डिवाइड हो रही है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो सेल आज आपका खत्म हो गया है, सेल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सेल आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमने सेल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, आप सेल को अच्छे से पढ़े। आई होप कि आपको सेल के बारे में सब कुछ तो पता चल गया होगा कि सेल डिवाइड कैसे हो रही है, सेल है क्या, सेल के ऑर्गेनल्स क्या है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेल के बारे में आपको पढ़ना है या फिर आपके एग्जाम के लिए आपको ज़रूरी है। जितना भी ज़रूरी था आपके एग्जाम के लिए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है इस पूरे सेशन में, जितना भी हमारा सेल का सेशन हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, माइटोटिक एंड मियोसिस। के बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था इसके फेसेस क्या 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 होते हैं। तो फेसेस पे हमने देखा था कि एक आपका क्या होता है, इंटरफेस होता है, और आपका दूसरा क्या होता है, आपका एम फेस होता है। तो हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेस भी। जिसमें हमारी सेल क्या होती है, फाइनली एक सेल होती है, एक सेल से हमारी दूसरी सेल बन जाती है। ये एक आपकी एक सेल थी, एक सेल से आपकी दूसरी सेल बन जाती है। ठीक है, ये पूरा क्या था आपका सेल साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब टाइम है आपको कुछ होमवर्क देने का सेल से रिलेटेड। तो बेटा होमवर्क की अगर बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे, तो पहला तो आपको क्या लिखना है, डिफाइन सेल डिवीजन। दूसरा आपका है एनलिस्ट द नेम ऑफ एम फेस। एम फेस के जितने भी नेम हैं वो आपको सीरीज लिखना है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। स्टार्टिंग से लिखना है आपको एंड तक, नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग से जो भी आ रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, थर्ड आपका है एक्सप्लेन अबाउट एम इंटरफेस। आई थिंक अगर आप ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सेल साइकिल में कुछ बचता ही नहीं है, पूरी सेल साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो तीनों जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है, सेल साइकिल बनाना है, कैसे इंटरफेस आ रहा है, इंटरफेस के अंदर G1 क्या है, एस फेस क्या है, G2 फेस क्या है, सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी सेशन में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आई होप एवरीवन की आपको जो सेशन है वो समझ में आया, टॉपिक आपको क्लियर हुआ। सेल साइकिल जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेस आते हैं, क्वेश्चंस आता है आपका कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे सेल का फाइनली डिवीजन होता है, कहाँ पे आपका क्रोमोसोम्स विजिबल होता है, सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आप इसको पढ़ें आपके, क्योंकि अभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं, तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखें, जो मैंने आपको कराए हैं, आपको क्वेश्चन दिए उनको आंसर लिखे, सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। तो बेटा सेल वाला जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट सेल आपका कंप्लीट हो गया है, सेल को आप पढ़ें अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्लास में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।